सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल पर, समझने का प्रयास करेंगे आखिर एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है क्या, करती क्या है और इस समय यह संस्था क्यों चर्चा में बनी हुई है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह टॉपिक आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए थोड़ा पहले बेसिक्स पर हम बात कर लेते हैं, फिर उसमें हम करंट की चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। ध्यान दीजिए कुछ शब्दों को, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है और इसकी जो स्थापना की गई है वो ब्रिटेन में की गई है और समय कौन सा है, 1961 का, अर्थात 1960 का दशक। 1960 का दशक जब हम कहते हैं, इसका मतलब यह वह फेज है जब क्या हो चुका है, उपनिवेशवाद का लगभग दौर समाप्त हो चुका है और इस समय कई नए देश आजाद हो रहे हैं, कई नए मुल्क बन रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ कि एक चीज और एक चुनौती सामने आई। कई जगह यह देखा गया कि जो वहां का बहुसंख्यक समुदाय था किसी देश का, वह अपने हिसाब से शासन चला रहा है और इसमें क्या होता है, अल्पसंख्यक और जो वंचित वर्ग होते हैं उनके अधिकारों का, उनके मानवाधिकारों का हनन होता है। तो ऐसे ही कुछ अच्छे एजेंडे के साथ 1961 में स्थापना की गई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की। संस्था जो अपना उद्देश्य बताती है वो क्या है कि मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाना, साथ ही साथ भेदभाव को मिटाने के लिए क्या करना, प्रतिरोध करना, आवाज उठाना और मानवाधिकार के लिए लड़ना। अर्थात कहीं पर यदि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, मानवीय स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, मानवीय मूल्यों को जो है कि छीना जा रहा है या उस पर प्रहार किया जा रहा है, तो उसके लिए संस्था कार्य करती है। इसका जो आदर्श वाक्य है वह है, इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल टू कर्स द डार्कनेस। हिंदी में अगर सामान्य संदर्भ में इसको समझाने का मैं प्रयास करूं तो इसका मतलब है अंधेरे को हटाने के लिए मोमबत्ती जलाना बेहतर है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अंधेरे के श्राप से मुक्त होने के लिए मोमबत्ती जलाना बेहतर है। और इस मोमबत्ती जो है प्रतीक है उजाले का। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि कहीं पर यदि किसी वर्ग, किसी समुदाय के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके मानवीय मूल्यों का पालन नहीं हो पा रहा है या उसके मानवाधिकार को छीना जा रहा है, जिससे वह व्यक्ति, वह समुदाय, वह वर्ग क्या है, अंधेरे में है। अंधेरे में है मतलब उसको अंधेरे में रखा गया है। तो उस व्यक्ति, उस वर्ग और उस समुदाय को क्या करना चाहिए, एक प्रतिरोध के रूप में, एक उजाले के रूप में मोमबत्ती जलाना चाहिए, अर्थात अपने अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो ये संस्था कहती है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, जहां पर भी ऐसा कोई डार्कनेस दिखाई दे, जहां पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो, किसी समुदाय के अधिकारों का हनन हो या मानवीय मूल्यों को छीनने का प्रयास किया जाए, वहां पर हम प्रतिरोध करें और प्रतीक के स्वरूप में हम क्या करें, उजाला लाएं। और उजाले के प्रतीक को यहां पे कैंडल के माध्यम से दिखाया गया। ये तो आप समझ पाए कि संस्था का जो है कि आदर्श वाक्य क्या है। यह जो संस्था है यह क्या करती है, एक महत्वपूर्ण कार्य यह करती है कि यह मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को हर जगह लागू करवाने का प्रयास करती है। मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को आप जानते ही हैं और इसको यूनाइटेड नेशंस के तहत अपने अपनाया हुआ है। इसके तहत कुछ उन अधिकारों की, स्वतंत्रताओं की बात की गई है जो हर देश के व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वह कोई भी देश हो। अर्थात जैसे हम कहते हैं कि हमारी धार्मिक कुछ मान्यताएं हैं, हमारे बोलने की आज़ादी है, हमको कहीं आने जाने की आज़ादी है, हमको अपना रोजगार चुनने की आज़ादी है। यह क्या है, व्यक्ति के वह अधिकार हैं जो उनको मिलने चाहिए। इन्हीं अधिकारों को लागू करवाने का प्रयास यह संस्था हर देश, हर क्षेत्र में करती है। विश्व के हर क्षेत्र में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं और प्रथाएं हैं, राजनीतिक संरचनाएं भी अलग अलग हैं।
कहीं संसदीय प्रणाली है तो कहीं राष्ट्रपति वाली प्रणाली है, और अलग जगह पे क्या है, शासन के अनेक रूप दिखाई देते हैं। और इसी के कारण मानवाधिकार को लेकर जो मान्यताएं हैं वो भी क्या है, अलग अलग हैं। ऐसे में क्या होता है कि मानवाधिकार के हनन की चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए संस्था कहती है कि वहां पर राजनीतिक संरचना कुछ भी हो, वहां की अपनी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, मानवाधिकार का हनन नहीं होने देना चाहिए, या हर देश में हर व्यक्ति को उसका मानवाधिकार मिलना चाहिए, बिना यह सोचे कि वहां पे लोकतंत्र है या कोई और शासन प्रणाली, वहां पर संसदीय प्रणाली है या फिर अध्यक्षीय प्रणाली। ये अलग मुद्दा है। उद्देश्य क्या है कि मानवाधिकार का संरक्षण करना। कई बार ये देखा गया है कि राज्यों का शासन जो होता है वह बहुसंख्यक की मांग के अनुसार या उसके विचारों के अनुसार संचालित किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि जहां पर कोई वर्ग समुदाय जो मेजोरिटी में है वह कानूनों को अपने हिसाब से क्या करता है, बनाता है, लागू करवाता है। ऐसे में क्या होता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके मानवाधिकार के हनन का मुद्दा क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। और वहीं पर यह संस्था कहती है कि हम सामने आते हैं और हम क्या करते हैं, मानवाधिकार को बचाने के लिए, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। इस समय संस्था अपने 150 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से और 70 से अधिक देशों में क्या करती है, यह मानवाधिकार की मांग उठाती है, मानवाधिकार और विभेद के खिलाफ आवाज उठाती है। और इस समय इस संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी संख्या 7 मिलियन से ज़्यादा है। 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि यह जो संस्था है यह क्या है, वर्ल्ड वाइड है। और भारत में यह जो संस्था है एमनेस्टी इंडिया के नाम से अपनी शाखा चलाती है और इसके नाम से जाना जाता है। अभी देखिए क्या है कि हमने ये समझा इसका बेसिक। अब हम ये समझ चुके हैं कि दरअसल ये संस्था करती क्या है, तो उसको अगर 1-2 पॉइंट में और हम देखें तो ये क्या करती है कि मानवाधिकार के अंतर्गत आने वाले मुद्दों का प्रचार करती है, जिससे अधिक लोग इससे जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया 7 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करती है, मानवाधिकार वाले मुद्दों पर अभियान चलाती है, शोध कार्य करती है, जनमत तैयार करती है, और यह एक प्रेशर क्रिएट करके सरकार, संस्था और व्यक्तियों पर दबाव डालती है जो इसके हिसाब से मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। और इस तरह यह संस्था क्या है, हमेशा मानवाधिकार को लेकर आगे बढ़ती है। शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इस संस्था को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अर्थात ये संस्था प्रतिष्ठित संस्था है। इसकी जो छवि है वह अगर जब नोबेल पुरस्कार दिया गया होगा तब तो काफी अच्छी रही होगी। प्रश्न कहीं कर सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अभी छवि अच्छी नहीं, तो कुछ चीजों को लेकर हमें आगे थोड़ा सा क्लियरफाई करना हो। अब देखिए उसके बाद 1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से भी इसको नवाजा जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जो संस्था है यह अंतर्राष्ट्रीय रूप में क्या है, मानवाधिकार के लिए कार्य करने की अपनी एक अच्छी छवि के रूप में यह अपना एक पहचान रखती है। हालांकि आप देखेंगे तो भारत या अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में इस संस्था के कुछ पूर्वाग्रह भी आपको दिखाई देंगे, आगे उनका मैं उल्लेख करूंगा। इस समय एमनेस्टी इंटरनेशनल की भारत स्थित शाखा अर्थात एमनेस्टी इंडिया चर्चा में है, जिसके पीछे प्रमुख कारण एमनेस्टी इंडिया के सभी अकाउंट को भारत सरकार द्वारा फ्रीज किया जाना। अर्थात हुआ यह था कि 10 सितंबर को ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय ने एमनेस्टी इंडिया के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। इसकी वजह से तनाव बढ़ने लगा था और उसी तनाव को देखते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि वह अब क्या करेंगे, भारत से अपने आप को अलग कर लेंगे। अर्थात एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो इंडिया की शाखा है वह बंद हो जाएगी, यह उसने डिसीजन लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना यह है कि यह जो उसके खातों को इसलिए फ्रीज किया गया है क्योंकि वह बार बार मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठा रही थी, सरकार से संपर्क कर रही थी, सरकार से प्रश्न कर रही थी, और इसीलिए मानवाधिकार के मुद्दे पर सरकार ने अपनी जवाबदेही को छुपाने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत स्थित शाखा के सभी अकाउंट को फ्रीज किया है। यह कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का।
हाल ही में दरअसल हुआ क्या है, इस संस्था ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया था। अर्थात यह कहा था कि जो दंगे हुए थे उसमें जो पुलिस थी उसकी भूमिका संदिग्ध है, उसके द्वारा मानवाधिकार हनन का किया गया है और इनकी जो है कि स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, इसकी मांग की थी। तो साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी मानवाधिकार के हनन का मुद्दा उठाया था। तो यह एमनेस्टी इंटरनेशनल यह कह रही है कि चूंकि हमने अभी दिल्ली दंगों के संदर्भ में बात की थी, हमने जो है कि जम्मू कश्मीर मानवाधिकार हनन की बात की थी और इससे पहले भी हम बहुत से ऐसे कार्य करते आए हैं जिस पर सरकार घिरती है, मानवाधिकार के मुद्दे पर वह सामने कटघरे में खड़ी होती है और इसके वजह से सरकार ने यह डिसीजन लिया है। इनका कहना है कि जून 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम के कथित दुरुपयोग पर रिपोर्ट जारी करने के लिए प्रशासन द्वारा श्रीनगर में प्रेस वार्ता की अनुमति नहीं दी गई थी। इनका कहना यह था कि जम्मू कश्मीर में जो जन सुरक्षा अधिनियम अर्थात पीएसए जो लागू है उसके द्वारा जो है कि मानवाधिकार का दुरुपयोग होता है, इस संस्था का कहना था। और उस समय जब इन्होंने प्रेस वार्ता की अनुमति मांगी थी तो नहीं दी गई थी। इनका कहना यह है कि दरअसल इस राज्य में जो 42 साल से यह पीएसए लागू है इसको खत्म किया जाना चाहिए और इसके वजह से क्या होता है, मानवाधिकार का हनन होता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना यह है कि जिन मुद्दों पर कोई नहीं बोल रहा हम उस पर बोल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली दंगों की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, और इसके कारण नाराज होकर सरकार ने हमारा मुंह बंद करने के लिए कदम उठाया है और इस कदम की परिणति के रूप में उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, यहां से अलग कर रहे हैं। इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की वार्षिक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2016-17। इसमें भी संस्था ने भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। इस संस्था ने यह भी कहा था कि भारत में बिना कारण बताए अनेक गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के जो उनके लाइसेंस हैं उनको रिन्यू नहीं किया जाता है। मैं आगे बताऊंगा एफसीआरए क्या है, बस यहाँ पे ये समझ लीजिए। एफसीआरए के तहत जब तक आपको लाइसेंस मिला हुआ है तभी तक आप विदेश से जो है कि फंड ले सकते हैं। तो यह कहना है कि भारत में एफसीआरए के जो लाइसेंस जिन संस्थाओं को मिले थे उनको बिना कारण बताए ही क्या किया जा रहा है, उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा रहा है, जिससे संस्थाएं कार्य नहीं कर पा रही हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल दिखाने का प्रयास करती है। इसके वजह से क्या है कि लोग जो है कि एनजीओ को कार्य करने की यहाँ पर स्वतंत्रता बाधित होती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहाँ तक कहा है कि यह जो बाधित किया जा रहा है, जो संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा रहा है, यह संघ बनाने की स्वतंत्रता का क्या है, हनन है। और संघ बनाने की स्वतंत्रता मुख्य स्वतंत्रताओं में से एक है। एमनेस्टी इंडिया ने कई बार पत्रकारों, संगठनकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं अर्थात नॉन स्टेट एक्टर्स पर भी हमले पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह भारत में जो होता है यह गलत है, इसमें चिंताजनक मुद्दा है, इसको ध्यान देना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में जाति आधारित भेदभाव का मुद्दा भी उठाया है और इसकी वजह से भी सरकारें इससे नाराज हुई हैं। बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अपराधों के संदर्भ में भी एमनेस्टी इंडिया ने कई बार चिंता व्यक्त की है और इन सभी कारणों को गिनाते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि हम इस तरह से कार्य कर रहे थे और इसके वजह से सरकार को दिक्कत हो रही है और सरकार ने सबक सिखाने के लिए क्या किया है, कदम उठाया है। वहीं भारत सरकार ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर उसने अनेक कानूनों की अवहेलना का आरोप लगाया। अर्थात ये जो तर्क दिए गए एमनेस्टी इंटरनेशनल को के उनको खारिज किया है। भारत सरकार ने कहा है कि नहीं, हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमसे मानवाधिकार पर प्रश्न पूछा जा रहा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कई जो है कि कानूनों का अवहेलना की है, उनका उल्लंघन किया है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विदेशी वित्त पोषित संस्था है। भारत सरकार का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल विदेशी वित्त पोषित संस्था है और भारत ऐसी संस्थाओं को अपने आंतरिक और राजनीतिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि जब कोई संस्था बाहर से वित्त प्राप्त करती है तो उसको भारत के आंतरिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलने का अधिकार नहीं है, जैसा कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एमनेस्टी इंटरनेशनल कर रही थी। भारत सरकार का कहना है कि एमनेस्टी इंडिया ने विदेशी अंशदान अधिनियम, इंग्लिश में इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 या फिर इसको FCRA एक्ट 2010 के नाम से जानते हैं, इसका उल्लंघन किया है और कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने भारत में पंजीकृत संस्थाओं को FDI के रूप में वर्गीकृत कर बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान किया है। अब देखिए क्या है ये कानून, क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो दरअसल ये क्या है, यह जो हमारा अधिनियम है, यह क्या करता है, जो विदेश से पैसा आता है उसको कंट्रोल करने, उसको रेगुलेट करने का प्रयास करता है। और इसके तहत क्या करना होता है कि जो भी संस्था जो बाहर से पैसा लेना चाहती है उसको FCRA के तहत क्या करना होता है, अनुमति लेनी होती है, लाइसेंस लेनी होती है। और जब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो पैसा आप नहीं ले सकते। और FCRA के तहत गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना भारत में रजिस्टर्ड अनेक संस्थाओं में इस संस्था ने कई बार बड़ी राशि भेजी है, जो FCRA का उल्लंघन है, ये भारत सरकार ने कहा। भारत सरकार का कहना है कि जब हमारे यहाँ FCRA कानून है और उसमें आपकी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बड़ी राशि क्यों भेज सकते हो हमारे देश में, और साथ ही साथ उस पूंजी का, उस पैसे का क्या प्रयोग होता है, ये कैसे फिक्स होगा। तो इसी के तहत कहा है भारत सरकार ने, तो ये तो हमारे कानून का क्या किया है, आपने उल्लंघन किया है। भारत सरकार का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा भारत में रजिस्टर्ड संस्थाओं को रास्ता बदल बदल कर पैसा भेजा जाता है, जिसकी अनुमति भारत सरकार नहीं देती है, लेकिन इस संस्था के द्वारा ऐसा किया जाता है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को सिर्फ एक बार 20 साल पहले FCRA के तहत अनुमति मिली थी और इसकी अवधि पूरी होने के बाद किसी भी सरकार, अर्थात वर्तमान सरकार हो या इससे पहले की सरकार, किसी भी सरकार के द्वारा FCRA के तहत, अर्थात जो विदेशी मुद्रा आती है इसको, इसके लिए जो लाइसेंस प्राप्त करना होता है, इसके तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल को दोबारा अनुमति नहीं दी गई। कारण यह था कि इसकी जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी और इसके कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में पहले भी अपना काम बंद करना पड़ा था। अब प्रश्न आएगा, आखिर FCRA है क्यों, इसको लाया क्यों गया। तो दरअसल है क्या कि वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने विदेशी फंडिंग पर निगरानी रखने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम FCRA एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रावधान किया था, ताकि जो विदेशी फंड है वह जब भारत में आए तो उसका कोई भी निगेटिव इंपैक्ट भारत की राजनीति या घरेलू प्रशासन पर ना पड़ सके। वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी इसको संशोधित किया था और हाल में भी इसमें संशोधन किया गया है। नए परिवर्तन में यह प्रावधान किया गया है कि NGO अब अपने प्रशासनिक कार्यों के 50% विदेशी फंड की जगह 20% विदेशी फंड का प्रयोग कर सकेंगे। अर्थात अब उनको जो फॉरेन जो विदेशी मुद्रा मिलती है, विदेशी फंड मिलता है, उसके मात्रा में कटौती की गई है। इस समय FCRA के तहत भारत में 22,000 से अधिक NGO रजिस्टर्ड हैं, सब पर यह प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो FCRA कानून है इसको हम क्यों लाए थे, इसको इसलिए लाए थे ताकि जो विदेशों से पैसा आता है उसको हम रेगुलेट कर सकें, और उस रेगुलेट करने के लिए जरूरी है कि जो भी संस्था पैसा प्राप्त करती है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने को 20 साल पहले ऐसा जो हमने लाइसेंस दिया था उसके बाद हमने कैंसिल कर दिया था। तो दरअसल है क्या
कि जो एफसीआरए कानून है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों को प्राप्त होने वाले विदेशी फंड पर निगरानी रखता है, इसे नियंत्रित करता है, जिससे इसका प्रयोग भारत के आंतरिक मुद्दों पर दखल देने के लिए ना हो सके। आपने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ एनजीओ, कुछ संस्थाएं, सरकार कोई कार्य करती है तो उसके विरोध में उतर आती हैं और बाद में पता चलता है इसकी तो फंडिंग कहीं बाहर से हो रही थी, अर्थात वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, वह उकसाए गए होते हैं, उनको कोई और रेगुलेट कर रहा होता है। तो ये मुद्दे क्या हैं? चिंताजनक हैं और भारत सरकार ने इन्हीं का हवाला दिया है। कई बार देखा गया है कि विदेशियों से फंड प्राप्त कर रही संस्थाएं विदेशी राष्ट्रों के इशारे पर भारत की नीतियों को प्रभावित करती हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए इस कानून को लाया गया था और इसको अभी तक इसको बनाए रखा गया है। और इसी के तहत एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो भारत स्थित अकाउंट उनको फ्रीज किया गया है, क्योंकि इनके नियमों का पालन जो है कि इस संस्था के द्वारा नहीं किया जा रहा था। नवंबर 2019 में एमनेस्टी इंटरनेशनल पर नियमों का उल्लंघन कर फंडिंग प्राप्त करने का आरोप लगा था और सीबीआई ने बेंगलुरु और दिल्ली स्थित इनके ऑफिस पर छापा मारा था। वर्ष 2018 में ईडी ने भी एमनेस्टी इंडिया के ऑफिस पर छापा मारा था और वहीं से विवाद बढ़ता हुआ आ रहा है। हालांकि वर्ष 2017 में भी जो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था और उस समय भी ईडी ने यहाँ पर छापा मारा था और यहाँ के कुछ इसके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। लेकिन जो है कि पूरा ही जो विवाद है कई चरणों से गुजरता रहा, बढ़ता रहा। एमनेस्टी इंडिया जो है कि कार्य करती रही, इस प्रकार के जो है कि चुनौतियां नहीं आई। ईडी ने अपने उस समय जब छापा मारा था यहाँ पर 2018 में, तो अपने बयान में कहा था कि गृह मंत्रालय ने जब एमनेस्टी इंटरनेशनल को एफसीआरए के तहत इजाज़त नहीं दिया, अर्थात इसके तहत लाइसेंस नहीं दिया, तो इस संस्था ने क्या किया? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा, इस संस्था ने क्या किया? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी के खाते के माध्यम से कई करोड़ रुपए का एफडीआई जो है कि भेजा। इससे यह पता चलता है कि संस्था क्या कर रही है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग विकल्पों से भारत में पैसा भेज रही है, और वो भी भारत सरकार की बिना जानकारी के। इसके कुछ दिन पूर्व इस पर छापा जो है कि ये जो छापा डाला गया था ईडी के द्वारा इस संस्था पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर, इससे कुछ दिन पहले ही इसी प्रकार के कुछ आरोप पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था ग्रीनपीस पर भी लगे थे और उस पर भी जो है कि विदेशी मुद्रा के लेन देन के अनियमितता के आरोप लगे थे और वहां पर भी विवाद उभरा था। अर्थात आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पर यह पहली कोई कार्रवाई हुई हो या फिर जो है कि कोई पहली संस्था हो जिस पर जो इसके फंडिंग को लेकर विवाद उभरा हो और ये विवाद इस रूप में सामने आया हो। विदेशी फंड प्राप्त एनजीओ पर नकल कसने का प्रयास सिर्फ जो है कि भारत में नहीं होता, भारत के अलावा रूस, इजराइल, मिस्र, हंगरी समेत लगभग 40 देशों में ऐसे कानून हैं जो विदेशी वित्त पोषण पर क्या करते हैं? रेगुलेशन लगाते हैं या फिर उस पर नियंत्रण करते हैं। अमेरिका हो, यूरोपीय देशों, अन्य जो भी देशों की सरकारें हों, वहां पर भी प्रयास किया जाता है कि कोई बाहर की संस्था या उसकी फंडिंग करवा कर कोई दूसरा देश वहां के मुद्दों में हस्तक्षेप ना करे। भारत में वर्ष 2009 में 883 एनजीओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इससे पहले भी ये चीजें होती आई हैं, अभी भी क्या हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं और हमने देखा ये इस वजह से किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई परियोजना जब हम लगाते हैं तो उसमें ये जो एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं, इनकी जो फंडिंग हो रही है कोई और व्यक्ति कर रहा होता है और भारत के खिलाफ उस समय आंदोलन क्रिएट कर देता है। जैसा कि हमने देखा था कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु परियोजना के विरोध में कई एनजीओ की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी और एनजीओ के खिलाफ कदम भी उठाए गए थे। वर्ष 2016 में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ देशद्रोह का भी आरोप लग चुका है, हालांकि 3 साल के बाद अदालत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। वर्ष 2017 में इस संस्था के अकाउंट भी फ्रीज किए गए थे, लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, थोड़ा सा राहत मिली, हालांकि अकाउंट फिर भी कुछ फ्रीज रह गए थे। वर्ष 2019 में इस संस्था को चंदा देने वाले कई लोगों पर नोटिस भेजा गया और इसका उद्देश्य यह था कि दरअसल ये पता चल सके कि पैसा देने वाले लोग कौन है। लेकिन कंपनी का कहना है लेकिन जो है कि संस्था का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे हम मानवाधिकार के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसको रोका
जा सके। एमनेस्टी इंडिया के कार्यकारी निदेशक अविनाश कुमार ने कहा कि पिछले 2 सालों में हमारी संस्था पर सरकारी हमले बढ़े हैं, क्योंकि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं, मानवाधिकार हनन के मुद्दों को उठा रहे हैं, और सरकार यह सब इसलिए कर रही है ताकि सरकार के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। यूरोपीय यूनियन ने दुनिया भर में एमनेस्टी के कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए, उसके मूल्यवान कार्यों का हवाला देते हुए, उसके नोबेल प्राइज का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर चिंता प्रकट की। लेकिन भारत सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए इस मुद्दे पर कहा है कि इस संस्था की वित्तीय लेन देन की गतिविधियां संदिग्ध हैं, इसलिए मानवाधिकार के नाम पर सरकार जो है कि कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकती। सभी जो है कि एनजीओ, सभी संस्थाओं पर यह जब नियम लागू हैं तो एमनेस्टी इंडिया पर भी ये लागू होंगे। सरकार ने एक और स्पष्टीकरण दिया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन के खिलाफ ईडी के द्वारा जांच नहीं की जा रही। अर्थात लोग जो कह रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन के खिलाफ जांच हो रही, नहीं, उसने कहा है कि बल्कि यह जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन है, जो एक एनजीओ के रूप में है, इससे जुड़ी कुछ प्राइवेट कंपनियों के हम वित्तीय लेन देन की जांच कर रहे हैं, जिससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंडिया का, और इसके वजह से हम उन कंपनियों के वित्तीय लेन देन की निगरानी कर रहे हैं। अर्थात एमनेस्टी इंडिया के कामकाज में हम कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, वह संस्था यहां पर रहकर कार्य कर सकती है। भारत में अब थोड़ा हम ये समझते हैं कि गैर सरकारी संगठन और सरकार के बीच का जो विवाद है वो क्यों उभर आता है, क्योंकि बात यहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की ही सिर्फ नहीं है, सिर्फ ग्रीन पीस की नहीं है या अन्य संस्थाओं की नहीं है। बात यह है कि एनजीओ का जो मोटो होता है और सरकार का मोटो होता है, उसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे सरकार जब भी कोई SEZ अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती है, कोई बांध का निर्माण करती है, कोई सड़क का निर्माण करती है, उसके लिए वनों की कटाई होती है, कोई पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, किसान से जुड़े मुद्दे होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि एनजीओ और सरकार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इससे क्या होती है, टकरार बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह एनजीओ के कार्यों के विषय में जानने वालों का मानना है कि सभी प्रकार के एनजीओ पर सरकारें इतनी नाराजगी नहीं दिखाती हैं, लेकिन अगर कोई जो है कि एनजीओ नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है तो उसके खिलाफ जो है कि जो टकराव है सरकार का बढ़ जाता है, सरकार सख्त कदम उठाती है और इन लोगों का कहना है कि नहीं, ये गलत है, ये मानवाधिकार के रक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं एनजीओ उनकी स्वतंत्रता के अगेंस्ट में है। अर्थात इनका कहना है कि अगर हम कुछ संगठनों का नाम देखें, जैसे सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, पीपुल्स वॉच, नो सर्जन ट्रस्ट, ग्रीन पीस इंडिया, सबरंग जैसे बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो क्या करते हैं, नागरिक अधिकारों की बात करते हैं और उनको भी सरकार ने क्या किया, टारगेट किया है, ऐसा समीक्षकों और आलोचकों का कहना है। भारत के अनेक क्षेत्रों में एनजीओ की भूमिका अच्छी रही है और बुरी भी रही है, दोनों संदर्भों हमें देखने को मिला है। लेकिन एनजीओ का जो जनाधार है, जब वो बड़ा हो जाता है जिस एनजीओ का, उस पर सरकार की निगाहें ज़्यादा होती हैं और जब टकराव होता है तो ऐसे एनजीओ पर जो कार्रवाई होती है वो बड़े स्तर पर होती है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के एनजीओ भी रहें जो सरकार की निष्पक्ष होकर आलोचना कर सकें, और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि जो हमारे यहाँ जो एनजीओ बन रहे हैं, जो संस्थाएं बन रहे हैं, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, किस उद्देश्य के तहत कर रहा है, उससे कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो खराब नहीं हो रहा, किसी इंटरनल सिक्योरिटी की असुरक्षा तो क्रिएट नहीं हो रही। इन सब चीज़ों के बीच में हमें क्या करना होगा, तालमेल बैठाना होगा। आई होप आप पूरे इस वीडियो को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।